नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। मैं हूं केसी डानिया, एक बार पुनः आपके सामने रेड जर्सी के साथ। तो हम जो है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, उसकी संरचना क्या होती है और उसकी बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको लेकर हमने डिटेल में जो है पिछली क्लास में हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में, इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। आज इस लेक्चर के बाद ये जो आपका जो 12वां जो चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में, तो उसमें अपन ने एल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में डिटेल में हम चर्चा कर चुके थे। आज जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस चैप्टर का वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण और इसकी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है उसको लेकर हम बात करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। इसका जो अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है, जिसमें फिनॉल, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी जो अम्लता की जो तुलना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से बार बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूं कहें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके जो प्रकार दे रखे हैं वहां से भी बार बार अगर आप देखोगे तो प्रश्न फंस रहे हैं। तो उसको एक बार आप अच्छे से ध्यान से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है हम पढ़ चुके थे। ये क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, चलो मैं अब एक सामान्य तरीके से इसको लिखता हूं। देखिएगा CH3COOH, ठीक है। अगर इसको मैं और खोल के लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH O और H, ठीक है जी। तो ये जो समूह होता है इसको अपन बोल सकते हैं एल्किल समूह। कौन सा समूह कहते हैं इसको अपन, एल्किल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं मेरे लाडलो, अरे एल्किल समूह कहते हैं। कौन सा कहते हैं, एल्किल समूह। और ये जो समूह है ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। तो हम बात करेंगे इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो रासायनिक गुण है ना, उस रासायनिक गुणों को अपन दो भागों में बांटेंगे, या यूं कह सकते हैं इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल कौन दर्शाता है, इसका एल्किल समूह दर्शाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे किसके बारे में, ये जो इसका जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसके बारे में। इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो कि केवल जिसमें ये संपूर्ण समूह भाग लेता है, यानी पूरा का पूरा जो COOH समूह ये भाग लेता है। और एक अपन बात करेंगे जिसके अंदर ये बंध टूटता है, ठीक है, यानी COH बंध टूटता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी लौंग लपेट के, फालतू की बकवास किए बिना आज के कक्षा प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में मैंने कर दी लाल जर्सी वाली, फालतू की बकवासी तो थी, चलता है, ठीक है। चलो, इससे क्या कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, आपका भी रिफ्रेश हो जाए थोड़ा अच्छा सा, है ना। बर्डन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी मस्त होकर पढ़ाई करो, एंजॉय करके। चलो बात करते हैं जिसमें एल्किल समूह जो भाग लेता है उसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं हेलोजनीकरण के बारे में, या जिसका नाम है हेलोवोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया। हेलोवोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का हेलोजनीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कराएंगे अपन, हेलोजनीकरण, ठीक है जी, यानी हेलोजन का योग करवाएंगे। और इसका नाम जो है वो है हेलवोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया। हेलवोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया, हेलवोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया। देखो यार बहुत इजी है, बहुत इजी। इसमें जो भाग लेगा वो लेगा एल्किल समूह भाग लेगा। कौन लेगा, एल्किल समूह। मैं एक बार लिख देता हूं, एल्किल समूह कौन सा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसके अंदर क्या अल्फा हाइड्रोजन। अब बात होती है गुरुजी ये अल्फा हाइड्रोजन का क्या लपड़ा है, क्या चक्कर है, थोड़ा समझाओ। चलो समझाते हैं। देखिए इधर CH3 CH2 COOH और है CH3 COOH, और लिख देता हूं इधर मैं CH3 COOH, और इधर लिख देता हूं एक, चलो CH3 COOH, ठीक है जी। बात करते हैं
एक और लिख देते चलो, HCOOH, इसको भी चलो मैं खोल के लिखा थोड़ा एसिटिक अम्ल को, है ना, सॉरी फॉर्मिक अम्ल। बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के बारे में। देखिए इधर ये जो समूह है ना, देखो इधर ये है कार्बोक्सिलिक समूह, ये है कार्बोक्सिलिक समूह, ये है कार्बोक्सिलिक समूह और ये है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है जी। और इसमें ये है पूरा कार्बोक्सिलिक समूह, ये पूरा आ जाएगा इसके अंदर, माफ कीजिएगा, ये पूरा ये है कार्बोक्सिलिक समूह। देखिएगा कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये है COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। चलो इसको मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूं, कोई चीज कटे नहीं आपके ऊपर से। चलो ठीक आ रहा है लगभग लगभग पूरा व्यू, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, पूरा सेट है, बढ़िया है। चलो देखो इधर कार्बोक्सिलिक समूह, ये जो समूह है ना इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अब बताओ कि इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन सा है, आप कहोगे गुरुजी ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, आप कहोगे गुरुजी इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, ये 3 समानुपाती H नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा, है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर कितना हो गया, इसके अंदर 1 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके अंदर क्या होगा, सॉरी उसे अपन कहेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 0, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके अंदर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो अल्फा हाइड्रोजन, देखो इधर ये जो अभिक्रिया है ना हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की अभिक्रिया, जब अपन क्या करेंगे कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हेलोजन से करवाई जाती है तो क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, और उस अल्फा कार्बन पर कौन जुड़ता है, हेलोजन जुड़ता है। आया समझ में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हेलोजन से करवाई जाती है तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का यानी अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, और उस अल्फा हाइड्रोजन पर कौन जुड़ता है, सॉरी अल्फा कार्बन पर कौन जुड़ता है, हेलोजन जुड़ता है। मिटा दे, चलो समझ में आ गया आपको। अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होगा, जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होगा उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है जी, मिटा दें। चलो अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं। देखो इधर मैं ले रहा हूं R, देखिएगा RCH2COOH, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं किससे, I2 से। किससे करा रहा हूं, I2 से। किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले तो देखो कि अल्फा कार्बन कौन है, ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे,
एल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा देखो, RCHI, COOH और बाहर क्या निकल जाएगा, HI। क्या निकल जाएगा, HI। ये होती है हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया। जैसे मान लो कि अगर मान लो मैं आदिक्य में ले लेता हूं CH3COOH, ठीक है जी, 3Cl2 किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। मैंने यहां क्लोरीन को आदिक्य में ले लिया, तो ये क्या करेगा, यहां से तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तीनों हाइड्रोजन यहां से विस्थापित निकल जाएगा आपका CCl3COOH और बाहर निकल जाएगा 3HCl। यानी जब हेलोजन को आदिक्य में लिया जाता है तो सारे के सारे एल्फा हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई कौन सी अभिक्रिया, हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया। अब मैं कहूं कि जो आपका जो फॉर्मिक अम्ल है, ये वाला इधर लिख रहा देता हूं, HCOOH, क्या ये हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया देगा, या फिर मैं ये कहूं क्या ये हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया देगा, क्या ये हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया देंगे, तो आप कहोगे सर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, एल्फा कार्बन होना चाहिए, और एल्फा कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो ये एल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं, तो ये नहीं देगा। यहां एल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये भी नहीं देगा। ठीक है, मिटा दे। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, गला थोड़ा खराब हो गया है, सर्दी की चपेट में हम भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे अपन बात करते हैं COOH समूह की अभिक्रिया की, जिसके अंदर यह समूह भाग लेता है। COOH समूह की अभिक्रिया, हेडिंग लगा लीजिए आप भी, COOH समूह की अभिक्रिया, COOH समूह की अभिक्रिया। और इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे जिसके अंदर ये पूरा COOH भाग लेता है, तो पहले अगले लगा दो संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया, संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। और इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले अपचयन के बारे में। किसके बारे में, अपचयन के बारे में, यानी अपचयन करवाएंगे अपन। क्या करवाएंगे, अपचयन। देखो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपन क्या करते हैं, 433 केल्विन ताप पर इसका अपन क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन। तो अपने को प्राप्त होता है एल्केन। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। लिखिएगा CH2COOH, इसका अपन कराएंगे अपचयन किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, टेम्परेचर होता है लगभग 433 केल्विन। ठीक है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका अपन क्या कराएंगे, अपचयन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अपचयन। तो देखो यहां से ये 6HI होता है, सॉरी। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा RCH3 प्लस 3I2 और बाहर निकल जाएगा 2H2O। क्या निकल जाएगा, 2H2O। अभिक्रिया संतुलित है या नहीं एक बार चेक कर लें आप। 4, एक इधर हो गया 2, 2H2O संतुलित है क्या। इसको चलो ऐसे लिख देता हूं एक बार, देखो इधर में समझ में नहीं आ रहा तो एल्केन देखो, CH3 CH2 COOH। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम, आई थिंक मिस्टेक कर रहे हैं 6 CH2, रुको यहां पर, वेरी गुड, यहां पर ये गलत हो गया, संतुलित नहीं है ना अभिक्रिया। देखो यहां से ये क्या है कि मैंने यहां थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये CH2 रहेगा और ये बनेगा आपका CH3, फिर हो जाएगा आपका 3I2 प्लस 2H2O, है ना। ये हो गया क्लियर आपका। अब इसमें भी देखो आप वही तरीका देखिएगा आप,
यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ से निकल जाएगा ये H2O बाहर, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है ना, तो 3 इसके साथ लग जाएंगे। 6 है आपके पास हाइड्रोजन, इधर देखो कितने हैं, इसको तो आप छोड़ ही दो एक बार, तो इसको तो ठीक, हाइड्रोजन देखो 6 और 1 7 हाइड्रोजन है, तो आपके पास 7 इस हिसाब से लगने चाहिए। ठीक है, टोटल तो 4 तो ये हो गए और 3 इसके साथ लगाएंगे, 7 हो गए ना बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक अपन कराएंगे तो इसकी भी कराओ, देखो 6HI, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा 3I2 प्लस 2H2O। ठीक है, यानी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। ये बन रहा है आपका, क्या कहेंगे इसको अपन, एल्केन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एल्केन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। अगला आता है वी कार, या थोड़ा एक चेंज करते हैं अपन। यहां पर देखो लाल फास्फोरस लिया अपन ने, क्या लिया, लाल फास्फोरस। अगर यहां अपन जानते हैं, अगर उत्प्रेरक चेंज करते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया अवशिष्ट होते हैं, जैसे ही हम उत्प्रेरक चेंज करेंगे आपका उत्पाद बदल जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक चेंज करेंगे, उत्पाद बदल जाएगा। देखो कैसे बदलेगा, जैसे ही उत्प्रेरक चेंज करेंगे उत्पाद बदल जाएगा। यानी यदि यहां लाल फास्फोरस की जगह पे अगर क्या ले लिया जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया जाए, लाल फास्फोरस की जगह पे यदि यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया जाए, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। देखो RCH2 COOH, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यदि इसकी जगह पे अपन क्या ले लें, इसकी क्रिया करा रहा हूं वापिस 6HI से, यहां पर ले लें अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां आपको मिलेगा RCH2 CH2OH। ठीक है जी, OH। अब यहां से देखिएगा OH, तो यहां पर ये हो गया CH2OH, तो अब क्या मिलेगा आपको, देखो बाहर क्या निकलेगा, एक तो 3I2 और जहां पर पहले जो 2 जल के अणु निकल रहे थे, अब ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है जी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अगर अपन यहां पर क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल। ठीक है जी, मिटा दें, चलो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर यहां पर इसकी जगह पे क्या ले लिया जाए, लाल फास्फोरस, यदि यहां पर लाल फास्फोरस ले लेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन। और यदि यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल। अगली जो विक्रिया आ रही वो आ रही बहुत ही इंपॉर्टेंट, वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण, मिटा दें इसको, चलो देखो अगले आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का निकलना। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना, और वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब होता है CO2 का निकलना। इसके लिए देखो इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, सोडा लाइम के साथ। गुरुजी ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, NaOH अनुपात CaO। जब इनको 3:1 में मिलाया जाता है, किसको, या लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब 3:1 में लेते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा लाइम। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तो CO2 बाहर निकलती है और क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन, जिसे अपन बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देखो इधर समझिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो अभिक्रिया जो करेगा वो कौन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, माध्यम को शुष्क बनाए रखता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, माध्यम को शुष्क बनाए रखता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है इसके अंदर, जैसे मान लो कि देखिए इधर CH3COOH, इसकी क्रिया मैं कराता हूं, मान लो किसके साथ, क्षार के साथ करवाता हूं। किसके साथ करवाता हूं, क्षार के साथ। तो यहां से देखो अपन ये जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये NaOH क्या है, क्षार है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये NaOH क्या है, क्षार है। यानी अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया होगी तो कौन सी क्रिया होगी, उदासीनीकरण, और जल का अणु बाहर निकलेगा। जल का अणु बाहर निकाल दो, CH3COONA, ये बन गया सोडियम एसिटेट, और बाहर क्या निकल गया, H2O। इस सोडियम एसिटेट की क्रिया अपने को करानी है सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। कराओ इसकी क्रिया, देखो CH3COONA, और क्रिया कराएंगे अपन NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ।
और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो बाहर क्या निकलेगा ये समझने वाले, Na2CO3 ये पूरा ये देखो यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी यहां से क्या निकल रहा है, ये CO2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, CO2। तो क्या हो जाएगा देखो इधर ये CH3 और ये हाइड्रोजन, यानी कुल मिला के ये क्या हो गया आपका CH4 यानी एल्केन, और बाहर क्या निकलेगा सोडियम, सोडियम यानी Na2 और कार्बन यानी ये C, और ऑक्सीजन कितनी होगी बताओ, 1 2 और 3 यानी Na2CO3, ये बाहर निकल गया आपका Na2CO3। ये होती है कौन सी विक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, यानी जिससे CO2 क्या करेगी, बाहर निकलेगी। कहां से निकलेगी, यहां पे साफ साफ देख सकते हो आप, देखो ये CO2 जो है यहां से बाहर निकल रही है। ठीक है जी, क्लियर, कंप्लीट। सोडा लाइम के साथ क्रिया करेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, मिटा दें। चलो अगला आता है कोलबे विद्युत अपघटनी विधि या कोलबे अभिक्रिया, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर देना। कोलबे अपघटनी विधि या कोलबे अभिक्रिया, कौन है बे, है कोलबे विद्युत अपघटन, कौन सा, कोलबे विद्युत अपघटन। ठीक है, इससे भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, क्योंकि ये सारी जो अभिक्रिया है ना आप उसके अंदर देख चुके हो। किसके अंदर, ये सारी की सारी अभिक्रिया आप देख चुके हो 11th के अंदर। किसके अंदर, 11th के अंदर। देखिए इसके अंदर क्या होगा, कोल विद्युत अपघटनी विधि के अंदर देखो बहुत सीधा सा है ये CH3COOH। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका अपन क्या कराएंगे, जल के साथ क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। नहीं करा दो चलो, H2O क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो बनेगा आपके पास एल्केन, एक तो CH3 बाहर निकलेगा, एक तो CO2 2CO2 बाहर निकल जाएगा, और एक निकलेगा H2 और एक बनेगा आपके पास NaOH। NaOH कैसे आएगा रे इसका, यहां पर अपने को ये लेना पड़ेगा, ये गलती कर दी मैंने। ठीक है जी, तो ये आपका पास क्या गया, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है। ठीक है, इसका अपन क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसका आप क्या कराओगे, विद्युत अपघटन करवाओगे। क्या करवाओगे, विद्युत अपघटन। तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन। क्या मिलेगी, एल्केन मिल जाएगी। ठीक है, संतुलित कर लेते हैं विक्रिया को एक बार। सोडियम 2 जल उधर, तो यहां पे भी आ जाएगा आपके कितना 2, ये 2, और इधर देखो इधर 2 2 2 2, ये लो 2, ये हो गई अभिक्रिया संतुलित। ठीक है जी, तो यह है कोलबे विद्युत अपघटन विधि। अब इसकी क्रिया विधि समझते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। देखो विद्युत अपघटन की बात कराए नहीं, आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड में दो चीजें होती है, एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। यानी ये जो अभिक्रिया है, एनोड और कैथोड पर आपको अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिल सकते हैं। एनोड पर अलग मिलेगा और कैथोड पर अलग मिलेगा। तो इस अभिक्रिया को चलो अपन खोल के देखते भी इसके अंदर आखिर में होता क्या है। एनोड पर सबसे पहले क्या होता है, किस प्रकार से चीजें बनती है, करें जी। ठीक है, चलो इसको बढ़ाते हैं अपन आगे। देखो कैसे क्या होता है, देखिएगा इधर ध्यान से। इस अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एसीटेट आयन आएगा, यानी सोडियम बाहर निकल जाएगा, और जो एसीटेट आयन है एनोड पर क्या होगा, देखो इधर एनोड पर जो एसीटेट आयन है CH3C डबल बॉन्ड O, इस पर ये माइनस है, इस पर क्या है, ये माइनस है। ये माइनस को क्या करेगा, हटाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो क्या बन जाएगा ये इस प्रकार से, देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन दे आएगा, 2 अणु है तो ये बन जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास ही आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये बन गया आपके पास एसीटेट मुक्त मूलक। क्या बन गया,
एसीटेट मुक्त मूलक। ठीक है जी, ये है आपके पास एसीटेट आयन, सोडियम को त्यागने के बाद एसीटेट आयन। अब क्या होगा, यहां से इस बंध का भी क्या होगा, समान सिकुड़न होगा, यानी 2CH3 डबल बॉन्ड O, और ये है मुक्त मूलक, एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपन इसलिए बोलेंगे मुक्त मूलक। देखो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इस बंध का भी समान सिकुड़न होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहां से क्या निकल जाएगा बताओ, CO2। आगे दो लिखे हुए 2 CO2 बाहर निकल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2CH3 मुक्त मूलक प्लस 2 CO2। ठीक है जी, 2 CO2। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखो, यदि यहां पर अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा स्थिति में अपन देखते हैं, ये दोनों जो CH3 मुक्त मूलक है, 2CH3 मुक्त मूलक, ये बना देंगे CH3, तो ये तो बन गया एल्केन, यानी ये किस पर बना आपके पास, एनोड पर। अब देखो ये कहां से आया, क्योंकि इसने यहां से क्या दे देता, H+ दे दिया था, क्या दे देता, H+। अब वो जो H+ होंगे कैथोड के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कैथोड पर 2H+, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और बना देंगे H2, क्या बना देंगे, H2। ठीक है, तो ये हो गई आपके कोलबे विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विक्रिया होगी, कोलबे विद्युत अपघटनी विधि। क्लियर, मिटा दें, चलो अगला आता है सिमट अभिक्रिया, ये भी इसको इंपॉर्टेंट कर देना आप, कोलबे विद्युत अपघटनी विधि को भी। अगली है सिमट अभिक्रिया, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमट अभिक्रिया, देखिएगा सिमट अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही कई बार पूछी जाती है। इसकी जो अपन जो क्रिया कराते हैं वो कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से। एल्कोहल की क्रिया कराएंगे किससे, हाइड्रोजोइक अम्ल से, RCOOH, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, पूछी जा सकती है। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, देखो N3H, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल। ये क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल, इसको क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करवाने पर एमीन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है। हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे किसका निर्माण होगा, एमीन। देखिएगा क्या बनेगा, RNH2 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, CO2, और बाहर क्या हो जाएगा आपके NH3। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके कौन सा, सिमट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, सिमट अभिक्रिया। NH3 निकलेगा, क्या निकलेगा, NH3RCOOH, N2 निकलेगा, सॉरी N2। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, सिमट, सीधी सी अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, बनेगा प्राथमिक एमीन बनेगा, क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सिमट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, सिमट अभिक्रिया कहते हैं। मिटा दे जी, चलो। तो ये तो हो गई जिसमें संपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH अपन देख रहे थे, भाग ले रहा था। अगली जो अभिक्रिया थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो अभिक्रिया जिसके अंदर COH बंध टूटेगा। कौन सा बंध टूटेगा, COH, यहां पे लिख रहा हूं मैं। अब जितनी भी जो अभिक्रिया होगी जिसके अंदर ये बंध टूटेगा, ये वाला, उन अभिक्रियाओं की अपन बात करेंगे, और यहीं से अपना जो मेन जो है टॉपिक यहां से शुरू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको अच्छे से। अपन क्रिया कराएंगे, देखिएगा इसकी क्रिया, एक तो RCOOH, अलग इसकी क्रिया कराऊंगा किसके साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराऊंगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराऊंगा, और कराऊंगा थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अगर इन रिएक्शन को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले ही हम इनको पढ़ चुके हैं। आप कहोगे गुरुजी कहां पर, 10वें पार्ट के अंदर।
बस वहां पर क्या था, एल्कोहल था। क्या था, एल्कोहल था और कुछ भी नहीं था, बाकी सारी चीजें क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यानी यहां से क्लोरीन यहां लग गई इसकी जगह पे, यहां पर क्लोरीन लग गई और यहां से क्या निकलेगा, सीएल निकलेगा। क्या निकलेगा, सीएल। यहां से सीएल निकलेगा, यानी बाहर क्या हो जाएगा, ये एच और ये सीएल, यानी HCl, और क्या निकल जाएगा, POCl2, POCl2 या POCl3, सॉरी POCl3 जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, यहां पर देखो अपने को 3 लेने पड़ेंगे, ये 3 इस प्रकार से H3PO3, और ये क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है जी, H3PO3। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा देखो, SO2 बाहर निकलेगी एक, तो RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये किसकी उपस्थिति में होता है, पढ़ चुके अपन, पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ये सारे के सारे 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके। बस फर्क क्या था, ये तीनों रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी किसके अंदर, 10वें पार्ट के अंदर, और वहां पर अपन ने क्या लिया था, ROH लिया था। क्या लिया था, ROH। ठीक है, तो वहां पर OH भाग ले रहा था, यानी यहां पर वो ये समूह नहीं था, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं है, बस इसको काम में ले लो, इस वाले को। यहां से ये OH बाहर निकलेगा सभी के अंदर, और क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ठीक है जी, मिटा दें, चलो बाकी पूरी रिएक्शन सेम है, उसके जैसी है। अगला आता है एस्टरीकरण, यानी एस्टर का निर्माण कैसे होगा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। सारी रिएक्शनें वही है जो आप पढ़ चुके हो। एस्टरीकरण क्या होता है देखो, एस्टरीकरण देखिए इधर, RC डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, एल्कोहल के साथ, C2H5। देखो यहां से ये, इसको थोड़ा अच्छा लिख देता हूं मैं, H और ये O, तो यहां से क्या होगा, ये जलकाणु बाहर निकल जाएगा इस तरह से। देखो जलकाणु क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा ना, एस्टर। RC डबल बॉन्ड O C2H5 और H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया एस्टरीकरण, यानी एस्टर के साथ इसकी अपन क्रिया करवाते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। मिटा दें, चलो अगला आता है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी। देखो RCOOH, इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, ये बनेगा RCOO माइनस और NH4 प्लस। ठीक है जी, अब यहां से क्या होगा देखो, जलकाणु बाहर निकलेगा। क्या होगा, जलकाणु यहां से बाहर निकलेगा, यहां से देखो OH और यहां से 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और NH2, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। यानी जब इसको अपन गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा, जलकाणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, इतना कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मिटा दें, चलो अगला है एल्केनोइक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एल्केनोइक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, या एल्केनोइड एनहाइड्राइड का निर्माण, ये लिख सकते हैं अपन। अभिक्रिया तो क्या है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण। देखो इधर RC डबल बॉन्ड OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O R डैश, यहां से क्या होगा, ये H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। देखो RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया ना। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O और ये R डैश, और बाहर क्या निकल गया, H2O। ये होता है आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है जी, एनहाइड्राइड का निर्माण होता है इस प्रकार से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं यार, ये तो ये ब्लूटूथ वाला माइक चेंज करो यार, ये मतलब इसे क्या सर दर्द करने लग जाता है।
वो कॉलर वाला माइक लगा देते ना उसमें। ब्लूटूथ वाला मेरे सेट में सर दर्द होता है इससे। हाँ आज तो कर लेते हैं, मतलब अगला जो भी होगा उसमें चेंज करेंगे। ठीक है मिटा दे चलो। कुछ नहीं रहा, हमारी बात थी, तुम क्या सोच रहे हो? क्या है कि जो कॉलर, जो आप भी जानते हो कि जो ब्लूटूथ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रेडिएशन होता है। ब्लूटूथ किससे चलता है? रेडिएशन से तो काम करता है। तो रेडिएशन के काम क्या है कि जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ लगा रहता है तो वो क्या है कि जैसे सर दर्द करता है पीछे से बार बार पढ़ाते वक्त, जैसे मतलब घंटे भर की क्लास चलती है तो मतलब पीछे से सर दर्द करने लग जाता है ब्लूटूथ के रेडिएशन के कारण। इसलिए और कुछ नहीं कह रहा था मैं, तो ये कहता वो लीड और वायर वाला आ जाता तो कम से कम उसके अंदर रेडिएशन तो सर दर्द तो नहीं करेगा। थोड़ी आपको भी जो आवाज है वो थोड़ी साफ सुनाई देगी, है ना। अभी क्या कि वो ब्लूटूथ लगा हुआ है गले में तो उससे क्या कि सर दर्द करता है जबरदस्त तरीके से। ठीक है चलो, अगला जो है वो मैं रिएक्शन आपको कराऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कहां पे पढ़नी है। कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। किसका निर्माण? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको नहीं करा रहा हूं। आप कहोगे क्यों नहीं करा रहा हूं? इसी चैप्टर के अंदर आपको एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की इस चैप्टर का जो वीडियो नंबर 1 और 2 वो आप देखिए अच्छे से, उनको देखिए आप अच्छे से। वीडियो नंबर 1 और 2 वहां अगर आप देख के आओ तो यही रिएक्शन आप वहां पे पढ़ चुके हो। कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण वहां पे आप देख चुके हो। ठीक है, वो कराऊंगा मैं, वो कोई चीजें आप इससे बेस्ट आप वहां करो। ठीक है, वीडियो फालतू में लंबा करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है जी, तो कार्बोनिल यौगिक यानी जिससे क्या बनेगा, एक तो एल्डिहाइड बनेगा और एक क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। वही चीज अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके संतुष्टि के लिए मैं थोड़ा बता देता हूं कि क्या पेपर ने क्या पढ़ा था। इस प्रकार की रिएक्शन आपने पढ़ी थी, लिखिएगा इसको इधर से थोड़ा सा। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ए, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर आपको ध्यान में हो तो ये अपन ने पढ़ा था इस प्रकार से। क्या बना था? कीटोन बना था और बाहर क्या निकला था? CaCO3। ये क्या बन गया था आपका? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर और बाहर क्या निकल गया? CaCO3, CaCO3। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन आप देख चुके हो, वहां पर आराम से आप वहां से देख सकते हो। ठीक है जी, अगले अपन बात करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया। मिटा दें चलो। जब सक्रिय धातु जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, उनके साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है? देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए इधर RCOOH, इसकी क्रिया जब किसके साथ कराएंगे अपन? सोडियम के साथ कराएंगे। किसके साथ? सोडियम के साथ 2Na। तो ये बनेगा 2RCOONA प्लस बाहर निकल जाएगी H2 गैस। यानी ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के साथ। ठीक है, इसके साथ आप जिंक के साथ करवा सकते हो, जिंक के साथ करवाएंगे अपन। चलो जिंक के साथ करवा लेते। देखो 2RCOOH प्लस Zn, तो क्या हो जाएगा ये? RCOO2Zn, बाहर क्या निकल जाएगा? H2 गैस। यानी सक्रिय धातु के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इसकी अपन क्रिया कराते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इनकी क्रिया करवाते हैं। 2CH3COOH इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ। और एक अपन कराएंगे, ये तो है कार्बोनेट, एक है बाइकार्बोनेट CH3COOH, इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ? NaHCO3 के साथ। तो ये होता है एक तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या बनेगा? देखो इधर ये बन जाएगा आपका 2CH3COONA। ठीक है जी, और बाहर क्या निकल जाएगा यहां से? देखो Na2CO CH3COO Na2, तो H2O
क्या निकल जाएगा, एक तो H2O और बाहर क्या निकल जाएगा CO2, है ना। यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन है ना, दो लिखे हुए, तो दो हाइड्रोजन और H2O यहां से बाहर, H2O यहां से क्या हो गया, सीधा सा बाहर हो गया। इसके अंदर देखो CH3COO अरे जिसके लिए इधर देख लो, यहां से क्या निकला हाइड्रोजन, और यहां से देखो दो लिखे हुए तो दो हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से आगे दो लिखे हुए ना, 2 मोल हो गए, और यहां से एक ऑक्सीजन, तो ये तो क्या बचेगा CO2 बचेगा, यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई इसमें से, और यहां से दो हाइड्रोजन तो H2O, और क्या बचा ये CO2, और ये सोडियम इसके साथ लग गया ये, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, देखो यहां से एक तो निकलेगा CO2 और एक निकलेगा H2O, यहां से सीधा सा देखो ये H और यहां से एक ऑक्सीजन, ठीक है, यहां से एक ऑक्सीजन यानी H2O, तो ये तो बाहर हो गया सीधा सा, प्लस यहां से एक निकल गया ऑक्सीजन, तो ये क्या बचा CO2, ये CO2, ठीक है जी। तो ये हो गया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्लियर। अगला आता है क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ये लवण और जल बनाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का है, तो क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, देखो इधर RC≡OH, इसकी क्रिया कराते हैं NOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, RCOOH प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ HOH, तो क्या बनेगा RCOONA, बाहर क्या निकल गया HOH यानी H2O, ठीक है। इसमें भी देखो RCOO, यहां पे क्या लग जाएगा, ये NH4, बाहर क्या निकलेगा HOH यानी H2O, ठीक है। तो ये होगी किसके साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, मजा आएगा आपको पढ़कर उसको। मिटा दें, चलो सीधा सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, समय है शाम के 7:09 हो रहे हैं जब ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होता है। देखिएगा ध्यान से, RC≡OOH, अगर मान लो कि यहां से अगर ये इसको H+ को त्याग दे तो क्या बनेगा, RC≡O, ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, और इसने बाहर क्या त्याग दिया, ये H+, यानी ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस आयन में क्या होगा, देखो अनुनाद होगा। अनुनाद कैसे होगा, देखो द्विबंध, समझिएगा ध्यान से, द्विबंध एकांतर बंध के बाद फिर क्या है, ऋणावेश, अपन जानते ये द्विबंध। तो अब क्या होगा, देखो जब ये यहां आएगा तो ये कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या होता है, अनुनाद होने के कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसके कारण ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ त्याग के कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ का त्याग करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। इसलिए यह आसानी से H+ दे देता है, जिसके कारण इसकी अम्लीयता क्या होती है, अधिक होती है। यूं कह सकते हैं ये अम्लीय गुण दर्शाता है। सीधी सी बात है। अब आपसे ये पूछे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल
और कार्बोक्सिलेट आयन में से ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन में से कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है, जबकि इसके अंदर अनुनाद नहीं होता है। इसके कारण अनुनाद के कारण ये क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये ज्यादा स्थायी होने का कारण आपके समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से कि ये ज्यादा स्थायी क्यों होता है। अब जो मेन टॉपिक जो अपन बात करने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल एल्कोहल की अम्लता की तुलना, इनमें ज्यादा अम्लीय कौन होगा। देखिएगा ध्यान से, एक तो है एल्कोहल, एक है फिनोल, और एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने को बात करनी है कि इनमें से ज्यादा अम्लीय कौन है। एल्कोहल क्या होगा, देखो ROH, फिनोल क्या होगा, जो बेंजीन होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है, ये OH, ये इसके ऊपर क्या लगा होगा, OH, ये फिनोल हो गया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा आपका RCOOH। इसको मैं समझने के लिए थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, इस तरह से, ठीक है। इसको भी चलो ऐसे कर देते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं, हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन निकाल दो, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहां से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहां से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस। आप कहोगे सर हाइड्रोजन क्यों निकाला, अपन बात कर रहे हैं क्योंकि इनके अम्लीय गुण की बात करें, इसने H+ दे दिया सबने। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अनुनाद होगा, क्या होगा अनुनाद। ऑक्सीजन पर क्या है, ऋणावेश है, क्या है ऋणावेश। ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये इधर क्या जाएगा, इधर, यानी यहां पर क्या जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, क्या जाएगा ऋणावेश, ठीक है। क्या इसके अंदर अनुनाद होगा, इसके अंदर अनुनाद नहीं होगा, इसके अंदर अनुनाद नहीं होगा। यानी ये जो एल्कोक्साइड बनेगा इसके अंदर किसी प्रकार का ना तो, यानी जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में किसी प्रकार का अनुनाद नहीं होता है। एल्कोहल H+ त्यागने के बाद क्या बनाता है, एल्कोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड में भी किसी प्रकार का अनुनाद नहीं होता है, इसलिए एल्कोहल जो है इसकी अम्लता सबसे कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आसानी से H+ देगा ही नहीं। H+ क्यों नहीं देगा, H+ देने के बाद ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अभी इसको अपन और डिटेल में बात करेंगे, पहले समझ लो नॉर्मली। अब यहां अगर अपन बात करें, देखो इधर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या है, ऋणावेश है। अब यहां से ये ऋणावेश क्या करेगा, अनुनाद दर्शाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो इधर आएगा। यानी यहां पर जो ऋणावेश है, ध्यान देना, ऋणावेश यहां पर एक तो ऑक्सीजन पर है और एक इस पर है, कार्बन पर है। यहां ऋणावेश है, दोनों ऑक्सीजन पर है। इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो अनुनाद होता ही नहीं है, तो इसकी अम्लता तो क्या होगी, सबसे कम होगी। अब बात रही आपके पास एक तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, किसके बारे में, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, ठीक है। तो यहां देखो जो ऋणावेश है, एक तो किस पर है, ऑक्सीजन पर, एक इस पर है, कार्बन पर है। यानी कार्बन देखो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु नहीं होता है, कार्बन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु नहीं होता है, ये ऋणावेश को सहन नहीं कर पाएगा, ये ऋणावेश को सहन नहीं कर पाएगा। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों ऋणावेश किस पर है, यानी दोनों बार ऋणावेश किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। इसलिए सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अम्लता के क्रम में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कारण देखो मैं फिर बता देता हूं, ठीक है। एल्कोहल H+ त्याग के क्या बनाता है, एल्कोक्साइड बनाता है, जिसमें किसी प्रकार का अनुनाद नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, अस्थायी होता है, इसलिए आसानी से H+ नहीं देगा, ठीक है। फिनोल H+ त्यागने के बाद फिनोक्साइड आयन बनाता है, फिनोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद तो होता है, लेकिन कार्बन पर क्या आता है, ऋणावेश आता है, जिसके कारण आवेश का क्या हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, विस्थानीकरण। जबकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये H+ त्याग के कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जिसमें ऋणावेश दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, और दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु होते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, ये ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये इसकी जो अम्लता होगी वो क्या होगी, इन दोनों की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी,
ठीक है जी, मिटाए दें। ठीक है, चलो अगला अपन बात करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी अम्लता के ऊपर जो प्रतिस्थापी होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, समझिएगा इसको ध्यान से। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखो इधर पे एक चीज समझते हैं कि जैसे मान लो कि मैं लिखता हूं Cl और ये CH2COOH। अब देखो ये जो क्लोरीन है ना, अपन जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो इसको आप एक शॉर्ट में समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी के भी साथ, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर मान लो -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा हुआ है, -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि +I प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लता क्या होगी, घटेगी। अम्लता क्या होगी, घटेगी। यदि -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा है तो अम्लता क्या होगी, अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। और +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो अम्लता क्या होगी, घटेगी। कैसे होगा इसको समझते हैं, देखिएगा। मिटा दे इसको, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। यानी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमेशा यही चाहेगा कि उसका जो ऋणावेश है वो क्या हो, कम हो। तभी मैंने लिखा देखो क्लोरीन, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H+। अब क्या होगा, देखो यहां से ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, इसलिए तुरंत यहां से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। तुरंत यहां से क्या निकल जाएगा, H+ जो है यहां से तुरंत बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर मान लो कि यहां पर मैं इस फ्लोरीन की जगह पर क्या जोड़ दूं, अगर सॉरी क्लोरीन की जगह पर क्या जोड़ दूं, फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब मैं आपको कहूं कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से, क्लोरीन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा, आपको दिमाग लगाइए। क्लोरीन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो आप कहोगे सर जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी तुलना में ये ज्यादा अम्लीय होगा। यानी सीधी सी भाषा में यूं समझ लो आप, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके साथ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जितना प्रबल समूह होगा, यानी जो जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी अम्लता उतनी ज्यादा होगी। जो जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा उसकी अम्लता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना, कौन खींच सकता है, फ्लोरीन खींच सकता है। यानी अगर यही कंडीशन हो आपके सामने, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, समझिएगा ध्यान से, कि जैसे देखो इधर ये फ्लोरीन, यानी ये इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, CH2 COOH Cl CH2 COOH Br CH2 COOH I CH2 COOH। अब मैं कहूं कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, आप कहोगे सर फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींचेगा अम्लता उतनी क्या होगी, अधिक। ठीक है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ठीक है जी। चलो अब यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते थोड़ी, देखो इधर CH3, थोड़ा एक कंफ्यूजन लेके आते हैं अपन। CH3 Cl CH2 COOH। ठीक है। दूसरा है आपका Cl CH2 COOH। अब मैं आपसे कहूं कि इनमें से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सर ये तो लपड़े वाली बात हो गई, दोनों में क्लोरीन है, क्या करें। देखो यहां पर क्लोरीन पहले यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर इधर से, फिर इधर से, यानी क्लोरीन इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्लोरीन इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर क्लोरीन अगर अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा तो ज्यादा प्रभाव डालेगा। जैसे जैसे क्लोरीन अल्फा कार्बन से दूर जाएगा उसका प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पर देखो अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है। यहां पर ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। ठीक है। अगर अपन एक और लिख दे, चलो यहां पर
जैसे मान लो कि ये CH2 और यहां जोड़ दिया Cl, ये CH2, ये CH2, COOH, तो ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा बीटा कार्बन, ये कौन सा गामा कार्बन, ये गामा कार्बन। यानी जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह है वो अल्फा कार्बन से जितना दूर होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अल्फा कार्बन से जितना दूर होगा, अम्लता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी यूं कह सकते हैं कि अम्लता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो समूह है वो कहां पर जुड़ा हो, अल्फा कार्बन पर जुड़ा हो। यदि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह जो है अगर वो अल्फा कार्बन पर जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह अगर अल्फा कार्बन पर जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह यदि अल्फा कार्बन पर जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह कहां पर है, अगर इसको नंबर देता हूं मैं, देखो इसको दे रहा हूं नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो नंबर 3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह कहां पर जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है। नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह कहां पर जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन पर। और नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह कहां पर जुड़ा हुआ है, गामा कार्बन पर। तो सबसे अधिक जो प्रभाव मिलेगा अपने को कहां मिलेगा, यहां पर। तो सबसे अधिक अम्लीयता किसकी होगी, 3 की, उसके बाद किसकी होगी, 2 की, और उसके बाद किसकी होगी, 1 की। तो ये हो गया अम्लता का क्रम। ठीक है, तो सीधा सा ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह जो है वो अल्फा कार्बन पर होगा या अल्फा कार्बन के जितना अधिक निकट होगा, अम्लता क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो ये अपन ने एक करके देखा सीधा सा। चलो अब अपन बात करते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला समूह जुड़ा हो, प्रतिकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो तो क्या होगा। देखो इधर, यानी जो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, ये तो कौन सा था, माइनस आई प्रभाव वाला। अगर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा हो तो क्या होगा, यहां पे अपन देखते हैं। देखिए इधर CH3 CH2 COOH। ठीक है जी, ये है अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। CH3 CH COOH, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। अगला CH3 COOH, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब देखो अपने को क्या करना है, H+ निकालना है। H+ निकालने के लिए उधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, खींचना होता है। अब ये जो समूह है ना, ये इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेंगे। तो अब ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा इस तरफ। तो बताओ कि यहां सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑक्सीजन पर कौन बढ़ाएगा, ये बनाएगा। तो यहां से आसानी से H+ नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन से क्या करना है, यानी अपने को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना है, ऑक्सीजन की तरफ अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं भेजना है। अगर ऑक्सीजन को ऑलरेडी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऑक्सीजन की तरफ ऋणावेश आ रहा है, तो फिर वो हाइड्रोजन को क्यों निकालेगा भाई। अगर ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अगर मान लो ऋणावेश आ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो फिर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, नहीं लेगा। तो यहां जो देखो ये 3 महाशय है, ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों जुटे हुए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा रहे हैं। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, ऊपर से भी दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले गए, COOH समूह की तरफ चले गए। किस तरफ चले गए, इस समूह की तरफ चले गए, जिसके कारण H+ नहीं निकलेगा, H+ नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए उधर, इलेक्ट्रॉन आ गए तो H+ नहीं निकलेगा। H+ नहीं निकलेगा तो अम्लता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वही कंडीशन, यहां समूह कितने हैं, 2 है और यहां 1 ही है। तो बताओ कि सबसे इलेक्ट्रॉन को कम प्रतिकर्षित कौन करेगा, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहां होगा, यहां पर। तो सबसे आसानी से H+ यहां निकलेगा, तो इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसकी जो अम्लता है वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। और भी यदि अगर मान लो कि यहां पे मैं ये लिख देता हूं, मान लो HCOOH, तो इसकी अम्लता तो और भी ज्यादा होगी, इसकी अम्लता तो और भी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखियो ध्यान में क्या रखना है आपको कि कंसेप्ट पे फोकस करो। एग्जाम्पल जो है इस क्वेश्चन से 100% प्रश्न आएगा, इस टॉपिक से मैं कह रहा हूं कि अम्लता का जो क्रम है 100% गारंटी है, वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा आपके बोर्ड के अंदर। तो लेकिन ये चीजें नहीं आएगी वहां पर, हो सकता है आ जाए या हो सकता है दूसरा आ जाए, लेकिन कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई जो समूह, ऐसा समूह जो है
जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह होगा वो क्या करेगा, उसकी अम्लता को बढ़ाएगा। अम्लता को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि धनावेश को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला जो समूह है अगर वो कहां पर हो, एल्फा कार्बन पर हो, तो उसका प्रभाव और बढ़ेगा। कहां पर हो, एल्फा कार्बन हो, तो उसका प्रभाव क्या होगा, और बढ़ेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले समूह हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले समूह हैं, यानी जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो अम्लता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कौन से हैं और माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कौन से हैं और कहां पर जुड़े होंगे। वहां अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से आपके निकल कर आएंगे। तो यहां पर अपन जानते हैं जो CH3 जो समूह है, ये देखिए आप, ये जो CH3 समूह है, ये CH3 समूह क्या दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। तो यहां पर देखो प्लस प्रभाव दर्शाने वाला समूह कितना है, यहां पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह 1 है, यहां पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह कितना है, 2 है, और यहां पर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह कितने हैं, 3 है। तो मैंने कहा कि प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जितने ज्यादा होंगे अम्लता उतनी कम होगी, और माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा निकट होंगे, अम्लता उतनी ही अधिक होगी। बस ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो अम्लता से संबंधित आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। एक तो एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लता की जो कारण की जो लैंग्वेज है मैंने आपको बता दिया था कैसे क्या होता है। ठीक है। जो एल्कोहल होता है वो एल्कोक्साइड बनाता है जिसके अंदर किसी प्रकार का अनुनाद नहीं होता है, तो उसका अम्लीय गुण क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि सही नहीं होगा। भाई वो H+ क्यों देगा, उसका दिमाग थोड़ी खराब है। भाई H+ देखे, अगर मान लो कोई भी जो यौगिक है वो हमेशा स्थायी अवस्था में रहना चाहता है, कोई भी यौगिक हमेशा स्थायी अवस्था में रहना चाहता है। अगर मान लो कि एल्कोहल H+ देने के बाद क्या बनाता है, एल्कोक्साइड, तो अस्थायी हो गया, तो फिर वो H+ देगा ही नहीं। ठीक है। तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बहुत कम होगी। दूसरा है फिनोल, फिनोल H+ दे देता है, H+ देने के बाद क्या बनाता है, फिनोक्साइड बनाता है, फिनोक्साइड आयन। उसके अंदर अनुनाद तो होता है लेकिन कार्बन पर क्या जाता है, ऋणावेश आ जाता है, और कार्बन की इतनी क्षमता नहीं, इतनी औकात नहीं है कि वो ऋणावेश को सहन कर सके। ठीक है। अगला आता है आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो H+ त्याग के कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, और उसके अंदर अपन ने देखा कि जब अनुनाद होता है तो दोनों ऑक्सीजन पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। ऑक्सीजन क्या है, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, जो कि क्या करता है, इसको सहन कर सकता है, ऋणावेश को सहन कर सकता है। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी जो अम्लता है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो आज का जो आपका जो लेक्चर है यही तक है, ये समाप्त होता है, और इसी के साथ आपका जो 12th चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, जिसके अंदर अपन ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े थे। ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आपका जो लेसन नंबर 13 है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, जिसके अंदर अपन एमीन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है वो भी। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। मेन जो रिएक्शन थी, मैंने थोड़ा इसमें क्या वीडियो को थोड़ा मतलब फास्ट किया है, मतलब पढ़ाने की जो गति है मैंने थोड़ी ज्यादा रखी, ताकि इतना कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। ठीक है। लेकिन जहां पर मुझे जरूरत महसूस हुई कि ये जैसे ये टॉपिक था आपका अम्लता का, इसको आप अच्छे से क्लियर करें। बाकी जैसे ये एक तो सीमट अभिक्रिया इसके अंदर थी, एक कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रिया को तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए जाइएगा आप। सीमट अभिक्रिया वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो विदा लेते हैं आज की कक्षा यहां तक। ठीक है जी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकले। स्कूलें खुलने के लिए अभी भी सरकार ने 31 दिसंबर तो दे दिया है, यानी 2021। मतलब ये तो तय है कि 2020 में तो विद्यालय नहीं खुल रहे हैं भैया, नहीं खुल रहे हैं। 2020 में नहीं खुल रहे हैं। सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है, आओ घर से सीखें। तो ये चीज जो आप देख रहे हो, आप घर पे देख रहे हो, मोबाइल में, चाहे सर्दी का मौसम है बिस्तर में घुस के देखो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, नीचे पट्टी चली रही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने जो आपके टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। धन्यवाद।